नमस्कार, मैं रमेश झा। आज का मेरा वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि इसमें राजनीति की बातें कम हैं या फिर नहीं हैं। इसी साल फरवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजा जाने लगा और उसी कड़ी में बहुत लोगों को भारत भी भेजा गया है। जिन लोगों को भारत वापस भेजा गया है उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब, उत्तरी भारत के हिंदी भाषी और गुजरात के लोग थे। मगर आज मैं आपको इन आंकड़ों में लेके नहीं जाऊंगा कि किस राज्य से कितने लोग आए या गए। आज हम बात गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए हुए भारतीय लोगों की हालत पर करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको उन बॉर्डर्स की दे दूं जिससे लोग अमेरिका के अंदर दाखिल होते हैं। अमेरिका के दक्षिण यानी साउथ में टेक्सास है, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में न्यू मैक्सिको और एरिजोना का बॉर्डर है और इन तीनों में सबसे ज्यादा लोग टेक्सास के रास्ते अमेरिका में दाखिल होते हैं। उसके बाद पश्चिम में कैलिफोर्निया है जिसकी सीमा यानी बॉर्डर मैक्सिको के साथ लगी हुई है और पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से लोग इसी बॉर्डर से आते हैं। कैलिफोर्निया एक ऐसा राज्य है जहां हर किस्म की खेती होती है और बहुत बड़ी मात्रा में होती है। आपको भारतीय लोगों की सबसे ज्यादा संख्या कैलिफोर्निया में ही मिलेगी। पूर्व में कनाडा का क्यूबेक राज्य है और इसके कुछ शहर अमेरिका के सीमा से लगे हुए हैं, इसलिए काफी संख्या में लोग कनाडा की तरफ से भी अमेरिका में आते हैं और अमेरिका में आने के बाद वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या शिकागो जैसे बड़े शहरों में आसानी से घुल मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जो लोग बिना वीजा के अमेरिका जाते हैं या अमेरिका में रहते हैं उनका जीवन कैसा रहता होगा? वो कहाँ रहते होंगे, वो कितना कमाते होंगे, अमेरिका में कैसा जीवन जीते होंगे, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा? तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब को ढूंढेंगे और जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे वीडियो को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, अगर आप इसे शेयर करेंगे तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर हो सके तो आप सभी सब्सक्राइबर हमें कुछ और सब्सक्राइबर से जोड़ दें। चलिए वापस असली मुद्दे पर आते हैं। ज़्यादातर लोग जो गैर कानूनी या इल्लीगल तरीके से अमेरिका जाते हैं उनका कोई ना कोई जानकार या रिश्तेदार अमेरिका में रह रहा होता है। तो सबसे पहले ये लोग अपने रिश्तेदार या जानकार के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते हुए दो बातें हो सकती हैं। या तो ये लोग अपने रिश्तेदार या जानकार के पास पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम बात उनकी करेंगे जो अमेरिका के अंदर चले जाते हैं और इस पूरी बात को समझाने के लिए मैंने इस पूरे वीडियो में दो काल्पनिक चरित्र का निर्माण किया है और उसका नाम भी रखा है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं मैंने उन सब का नाम भोला रखा है और आगे के वीडियो में मैं उन्हें भोला ही बोलूंगा और जो उनके रिश्तेदार या जानकार हैं उन्हें मैंने धन्ना सेठ का नाम दिया है और आगे के वीडियो में मैं उन्हें धन्ना सेठ कह के ही बुलाऊंगा। जब भोला ठीक ठाक धन्ना सेठ के यहाँ पहुंच जाता है तो फिर शुरू होती है भोला के रहने और कमाने की जद्दोजहद कि आखिर भोला रहेगा कहाँ और कौन सी नौकरी करेगा। जो धन्ना सेठ है उसका कोई भी बिजनेस यानी व्यवसाय हो सकता है, जैसे कि गैस स्टेशन। हमारे यहाँ का पेट्रोल पंप को खूब मॉडर्न बना दीजिए तो वो अमेरिका का गैस स्टेशन हो जाएगा। या फिर मोटेल। अमेरिका के ज़्यादातर मोटेल को हमारे यहाँ का 3 स्टार या 4 स्टार होटल की तरह आप समझ सकते हैं। या ग्रॉसरी शॉप, जैसे हमारे यहाँ किराने की दुकान होती है मगर शानदार वाली। या इंडियन रेस्टोरेंट का व्यवसाय हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर एग्रीकल्चर यानी खेती। मगर भोला को कहीं भी काम करवाया जाए उसकी नियति तो एक ही है और वो है गधे की तरह काम करते रहने का। और ये तब तक चलेगा जब तक भोला के अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने को कानूनी जामा न पहना दिया जाए, या जब तक भोला हिम्मत हार के वापस भारत ना आ जाए। जितने भी भारतीय अवैध रूप से अमेरिका जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में खेती के काम से जुड़े रहते हैं। फिर बहुत लोग मोटेल से जुड़ जाते हैं और काफ़ी लोग कंस्ट्रक्शन के काम में, और फिर बहुत सारे लोग दूसरे कामों में भी जुड़ जाते हैं। भोला ने जितनी भी पढ़ाई की हो लेकिन उसे काम एक जैसा ही मिलेगा। अगर गैस स्टेशन पर काम कर रहा होगा तो उसे गैस स्टेशन में साफ सफाई के काम से लेकर सामान के स्टॉक लेने यानी भंडार में क्या कमी है उससे जुड़े हुए काम में लगाया जाएगा।
अगर भोला मोटेल में काम करेगा तो ज़्यादातर समय वो रूम सर्विस से जुड़े हुए काम को करेगा, मतलब कमरे की साफ सफाई, बिस्तर को ठीक करना, होटल के किसी मेहमान की ज़रूरत का ध्यान रखना वगैरह वगैरह। अगर भोला को नौकरी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेगा तो भी वो वैसा ही काम करेगा जैसा मोटेल या गैस स्टेशन पे कर रहा था। तो दरअसल भोला के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि हर हालत में उसे एक जैसा ही काम करना है। इन सभी जगह की नौकरी में एक खास बात होती है कि ये ऐसी नौकरी होती है जिसमें बाहर के लोगों के साथ कम से कम मिलना जुलना होता है, और ऐसा इसलिए ताकि भोला की पहचान छुपी रह सके। ज्यादातर मामलों में भोला के काम पर जाने का समय सुबह का ही होता है, क्योंकि इस समय किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि की संभावना कम रहती है। वहीं रात में गैस स्टेशन जैसी जगहों पर गोली चलाए जाने की घटना होती रहती है। अगर ऐसी किसी भी घटना में भोला को कुछ हो जाता है तो गैस स्टेशन के मालिक के ऊपर या कहें कि धन्ना सेठ के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। इसलिए वो रात में उन्हीं लोगों को अपने गैस स्टेशन पर रखते हैं जो वैध तरीके से अमेरिका में रह रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं या अंदाजा लगाना चाहेंगे कि भोला अगर इन सब में से किसी भी जगह काम करता होगा तो उसे कितनी तनख्वाह मिलती होगी? तनख्वाह वाली बात पर ही भोला को अपने धन्ना सेठ को ठीक से समझने का मौका मिलेगा, और ज्यादातर समय भोला अपने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहने की मजबूरी को कोसेगा। अमेरिका में तनख्वाह घंटे के आधार पर मिलता है। अगर आप वैध यानी लीगल हैं तो आपकी न्यूनतम आय 12 से 15 डॉलर प्रति घंटे की हो सकती है। हालांकि यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, मगर भोला को 4 से 8 डॉलर प्रति घंटे से ज्यादा मिलने की संभावना न के बराबर है। मतलब अगर भोला 12 घंटे की नौकरी करता है तो उसे 50 से लेकर 95 डॉलर प्रतिदिन के मिलेंगे, और ये पैसा उसे कैश में दिया जाएगा, और कैश का मतलब है टैक्स फ्री तनख्वाह। मगर ये फायदा भोला को बहुत महंगे कीमत पर मिल रहा होता है। अब आती है बात रहने की। उसके लिए धन्ना सेठ ने अपने नाम पर कोई अपार्टमेंट किराए पर लेके रखा होगा, या उसका अपना अपार्टमेंट होगा जो वो भोला जैसे लोगों के लिए लेके रखे हुए है, और वो काम वाले जगह के बिल्कुल पास ही होगा, और भोला को उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। रहने की व्यवस्था अक्सर ठीक ठाक रहती है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहता है कि अगर किसी पड़ोसी ने गंदगी या किसी और तरह की शिकायत पुलिस में कर दी तो भोला के साथ साथ धन्ना सेठ के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। और धन्ना सेठ दो तरफा लाठी नहीं खाना चाहेगा। एक तो सस्ता कामगार का हाथ से छूट जाना, और दूसरा सरकार की तरफ से जुर्माना। अब आपको भोला की परेशानी की तरफ लेकर चलता हूं। भोला अपने नाम से सिम कार्ड नहीं खरीद पाता है, क्योंकि उसके लिए उसके पास अपनी पहचान पत्र यानी आईडी होनी चाहिए। अब क्योंकि भोला गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ है, इसलिए वो अमेरिका का पहचान पत्र नहीं बनवा सकता है। तो फिर से भोला को धन्ना सेठ पर निर्भर होना होता है। अगर भोला के साथ कोई अपराध कर दे तो भोला पुलिस के पास नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस के पास जाने से भोला के गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहने की सच्चाई सामने आ सकती है, और फिर उसे वापस भारत भेज दिया जाएगा। इसके अलावा भोला कार नहीं खरीद सकता। भोला बिना कारण कहीं आ जा नहीं सकता, क्योंकि उसे पुलिस द्वारा रोके जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। भोला अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले सकता है, और क्योंकि अमेरिका में इलाज बहुत महंगा होता है, इसलिए बिना इंश्योरेंस अमेरिका में लंबे समय तक रहना करीब असंभव है। बुखार खांसी के लिए तो दवाई वॉलमार्ट जैसी दुकानों पर मिल जाएगी, मगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर भोला को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने के लिए भोला को पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना मेडिकल इंश्योरेंस के इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। धन्ना सेठ का व्यवसाय किसी भी चीज़ का हो, इसे भोला को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोला का जीवन सिर्फ घर से काम और काम से घर तक ही सीमित रहता है। भोला का हर नया दिन डर के साए में बीतता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ भोला के अच्छे जीवन जीने की जद्दोजहद के ज़्यादातर मामलों में धन्ना सेठ अपना फायदा उठा लेते हैं। धन्ना सेठ को एक ऐसा बेसहारा कामगार मिल जाता है जिससे वो कितने भी घंटे काम करवा लेता है, और वो भी 1/3 पैसे देकर, और कभी कभी तो उससे भी कम। धन्ना सेठ भोला को ये बोल के चुप रखता है कि वो भोला की मदद ही कर रहा है, और भोला के पास बात को चुपचाप सुन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। भोला का परिवार जो भारत में है, अगर धन्ना सेठ की बात उनसे हो जाती है तो धन्ना सेठ भोला के परिवार पर
भोला को रखने और नौकरी देने का एहसान जताने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। और ये चीज व्यवसायी अक्सर करते हैं, वो अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं। जरूर अपना फायदा कमाने के चक्कर में उन्हें लोगों को नौकरी देनी पड़ती है, लेकिन वो अपने बिजनेस की शुरुआत हमें नौकरी देने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा कमाने के लिए करते हैं। बहुत बार यही धन्ना सेठ भोला को पुलिस से पकड़वा देने की धमकी तक देकर मनमाने काम करवाता है। ज्यादातर मामलों में भोला की मजबूरी ये होती है कि वो अमेरिका तक पहुंचने के लिए अपने खेत से लेकर घर में पड़े गहने तक को बेच के 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक एजेंट को देकर अमेरिका गया है। और ऐसे में भोला की क्या हालत होती होगी आप खुद भी समझ सकते हैं। जब तक भोला को अमेरिका में कानूनी रूप से वैध नहीं मान लिया जाता है, तब तक भोला को यह दिक्कत झेलनी पड़ती है। हाल के दिनों में वैधता बहुत ही मुश्किल हो गई है। ये सब जानने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। मैं हो सकता है तो उन सवालों को लेकर के एक वीडियो अलग से इसी मुद्दे पर बना दूंगा। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि हर धन्ना सेठ खराब नहीं होता। बहुत ऐसे धन्ना सेठ की कहानी का पता लगा जिन्होंने भोला जैसे लोगों को बहुत हिफाजत से और प्यार से रखा था। उन सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से भोला जैसे सभी लोगों को सुरक्षित और खुश रहने की सलाह। धन्यवाद।